मिठाइयाँ जब वहाँ पर पहुँची थी, तो वहाँ पर रश लग गया था क्योंकि पाकिस्तान से हालाँकि वो आम नॉर्मल सी कोई मिठाइयाँ थी, रेवड़ियाँ वगैरह थी, हमारे इधर चकवाल शहर है, वहाँ से गई थी। तो रश लग गया था कि पाकिस्तान से कोई चीज़ आई है। यानी इतना दूर रखा गया है, बीच में भारत का ये जो 2000 किलोमीटर का एरिया था, उसने हमें बांग्लादेश से इतना दूर रखा है कि अब जब बांग्लादेशियों को मौका मिला है पाकिस्तान के साथ ताल्लुक निभाने का, तो वो वीज़ास भी फ्री कर रहे हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन भी दे रहे हैं, वो हमें खुले दिल से हमारी ट्रेड को भी वहाँ पे भारतीय फ्लैग को क्यों रिस्पेक्ट किया जा रहा है? जबकि उनके क्रिएशन में इतने सारे लोग ये भारत आ गए थे कि हमको हमको वी हैड टू एक्ट। हमें कोई मज़ा नहीं आ रहा था। बोल रहा हूँ, इट इज़ कमिंग इन द मेनस्ट्रीम मीडिया। दिन की 3 लड़कियाँ, हिंदू लड़कियों को अगवा किया जाता है। उनको जो वहाँ पे जो मियाँ मिट्टू है, उनका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि इंडियन मीडिया ने बहुत बार बोला है। Every day, 3 Hindu girls are being abducted and they are getting married to men who are 60, 70, 80 year olds. अल जजीरा का रिपोर्ट है कि पाकिस्तान इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पा रहा है, इसके लिए वो पाकिस्तानी गर्ल्स को भेज रहा है, विमेन को भेज रहा है इंटरेस्ट पेमेंट्स। आप नोट कर ऊपर आप अभी आपके जो हिंदुत्व के जो लीडर्स हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी खत्म होगी। कोई प्रोग्रेसिव लीडर आएगा, कोई ऐसा लीडर आएगा जो कि पूरे सिर्फ हिंदुओं का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का सोचेगा, फिर उसके बाद पाकिस्तान का भी सोचेगा, फिर आपस में हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, तो फिर हम जो है वो एक प्रोग्रेसिव नेशन ही नहीं, और आप देख एक लीजिए प्रोग्रेस क्यों बांग्लादेशी मुस्लिम्स भारत में आके काम कर रहे हैं, वो बांग्लादेश में क्यों नहीं रहते? हर जगह आप देखेंगे कि रोहिंग्यास पकड़े जा रहे हैं। क्यों? अभी तो बात यहाँ तक आ रही है कि इंडियन मीडिया में रिपोर्ट किया जा रहा है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग भारत के अंदर विलय चाहते हैं। उन्होंने इतना डेवलपमेंट देख लिया है कि दे आर थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग द इंडियन यूनियन। इंडिया कश्मीर में 1,20,000 करोड़ इन्वेस्ट करता है। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 15 to 16 बिलियन डॉलर्स। आप $7 बिलियन के लिए आईएमएफ से एड मांग रहे हैं। सर फायदा ना होता तो आप लोग इतनी बातें ना करते। सीपैक के खिलाफ जो है वो इतनी कैम्पेन्स ना चलती, ये जो ब ब बलूचिस्तान में जितनी प्रॉक्सी वॉर चल रही है, इसके पीछे सीपैक ही है। अगर पाकिस्तान का फ़ायदा ना होता कोई तो, या पाकिस्तान डूब रहा होता, तो फिर तो आप इसे मज़ीद जो है वो हमारे लिए और उछालते कि और करो, एक और सीपैक बनाओ, दूसरी तरफ से भी कट मारो और लेके जाओ, तो फ़ायदा होगा, इंशाल्लाह होगा। को रख के आपने देखा सिंध के 2 आइलैंड आपने ऑलरेडी चाइना को दे दिए हैं। पादरकोट आप देने वाले हो, ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट देने वाले हो। बलूचिस्तान में इतना प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गया उसके कारण। तो आप देख लीजिए आपके बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। आपके कराची में सिंधुदेश लिबरेशन आर्मी क्या कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। शुक्र खुदा का बांग्लादेश से आपके साथ के कुछ वो काम शुरू हुआ है, हम लोगों की जान छूटी है, आप तो हर वक़्त पाकिस्तान, पाकिस्तान करते रहते हैं। हम तो पहले एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए देखते थे, फिर उसके बाद जो है वो हमें टीज़ करना शुरू हो गया, 400 वहाँ पर डिप्लॉय कर दें। आपके एक मंत्री ने ये बयान दिया था कि पूरे बांग्लादेश के लिए तो हमारे 2 रफ़ाइल ही काफ़ी हैं। 2 रफ़ाइल काफ़ी हैं, तो फिर आपने एस-400 इतना एडवांस सिस्टम वहाँ पर क्यों लगाया? आपने पूरे-पूरे स्क्वाड्रन रफ़ाइल के क्यों लगा दिए? प्लस आप अपने इज़राइली मेड जो हैं वो ड्रोन्स वहाँ पर क्यों तैनात कर आया रहे था हैं? कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ रंगपुर बॉर्डर पे वहां पे जाके विजिट किया उन्होंने। फिर बाद में आपने देखा कि तीस्ता वाटर जिसको जो एग्रीमेंट था वो चाइना को दे दिया, तो वो भी रंगपुर बॉर्डर के पास आता है। फिर बाद में एक बात आई है कि जो चिकन नेक है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उसके 10 किलोमीटर दूर एक एयर स्ट्रिप है। उसको बता दिया है कि वो चाइना उसको डेवलप करेगा और उसको डेवलप करेगा और एक पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी। तो वो भी ठीक है, भारत ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट भी नहीं किया। बट रेड लाइन तब क्रॉस हो गई थी जब चाइना जाके यूनस ने वहां पे जाके बोल दिया वी आर द गार्डियंस ऑफ द इंडियन ओशन। अब आप सोचिए बांग्लादेश का एरिया अगर आप देखा जाए तो लैंडलॉक्ड है इंडिया से, एम्बेडेड है इंडिया में। इंडिया के बगैर वो कुछ कर भी नहीं सकता। और आपको मालूम है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी जो आज है वो भारत की वजह से है। 2009 में उनकी जो पर कैपिटा इनकम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। इंडिया से आज हमें एक नए गेस्ट ने ज्वाइन किया है जो है उमेश अग्रवाल, इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट है, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है। और दूसरी तरफ आज पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है उमर ज़ैद ने, जिनको आपने बहुत सी डिबेट्स में देखा भी होगा, सुना भी होगा। थैंक यू सो मच सबसे पहले आप दोनों का कि आप दोनों ने अपना कीमती वक्त हमारे व्यूवर्स के लिए निकाला। थैंक यू। और उमेश सर नमस्ते। जय सिया राम निम्रा जी, जय सिया राम उमर जी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत के हवाले से। रिसेंटली एक मीटिंग हुई है जहां पर भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल ने मुलाकात की है मोहम्मद यूनुस के हाई रिप्रेजेंटेटिव जिनका नाम है खलीलुर रहमान से। तो बहुत ज़्यादा बातचीत हुई है पाकिस्तान पर, भारत पर और इंडिया पर, और ये भी कहा गया है कि बांग्लादेश के अंदर बहुत सी एंटी इंडिया कैंपेन्स चल रही हैं जिनको एजेंसीज भी सपोर्ट कर रही हैं। ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। और फिर बांग्लादेश का पाकिस्तान की तरफ झुकाव, और पाकिस्तान जो चाइना की हेल्प चाहता है इंडिया के अंदर कैंपेन्स चलाने में, उस पर भी बात की गई है। लेकिन इंडिया की तरफ से एक क्लियर स्टांस नजर आ रहा है कि अब बांग्लादेश की कोई भी मदद नहीं की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले उनको बहुत सी फ्री में चीजें मिलती थी, वो भी नहीं दी जाएंगी। फिर ट्रेड पर भी बातचीत हुई कि इससे अब ट्रेड पर भी फर्क आएगा और बांग्लादेश को किसी भी किस्म की कोई मदद नहीं मिलेगी। रेड लाइंस ड्रॉ कर दी गई हैं बांग्लादेश के लिए। तो इस हवाले से आप दोनों ही क्या कहेंगे? जिस तरह से पाकिस्तान की आईएसआई का भी जिक्र किया गया है कि पाकिस्तान की आईएसआई और बांग्लादेश अब दोनों ही मिलकर अगेंस्ट इंडिया यानी कि एंटी इंडिया कैंपेन चला रहे हैं, इस चीज का भी खदशा जाहिर किया गया है। लेकिन अगर हम बात करें बांग्लादेश के हाई रिप्रेजेंटेटिव की, तो उन्होंने कहा कि हम लोग बांग्लादेश के सोइल को किसी भी तरह से एंटी इंडिया कैंपेन के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। बांग्लादेश के और इंडिया के ताल्लुकात बहुत अलग है जो पाकिस्तान के होने ना होने से खराब नहीं होंगे। इस पूरे मुद्दे को आप दोनों कैसे देखते हैं? सबसे पहले जान लेते हैं उमेश अग्रवाल आपसे। देखिए निम्रा जी, सबसे पहले तो अगस्त 5 2024 को तख्ता पलट हुआ था और शेख हसीना भारत आ गई थी। वहाँ पे एक इंटरिम गवर्नमेंट आया, चीफ एडवाइजर आए थे यूनुस साहब, और जिस हिसाब से भारत ने उसका कुछ देखा नहीं कि बोला ठीक है पीसफुल ट्रांजिशन हो रहा है। उसके बाद आपको मालूम है कि कैसे हिंदुओं पे अत्याचार हुए, उनके ऊपर जिस हिसाब से इंडियन फ्लैग्स के ऊपर आपने देखा है कि कैसे वहाँ पे एंटी इंडिया कैंपेन चलाए गए और इतने सारे स्टेटमेंट्स में किया गया, हमने कुछ भी नहीं बोला। फिर आपने देखा कि कैसे चिटगांव और कराची के बीच में एक फेरी सर्विस चालू हुई, वीज़ा सर्विसेज़ चालू हुआ। चलिए वो आप लोगों का इंटरनल मैटर है, अगर आप दोनों एक कंट्री से एक दूसरे के साथ ट्रेड बढ़ाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कुछ फिर उसके बाद हमने इतना मतलब सब कुछ सह लिया। मैंने बोला ठीक है भाई, आप लोगों का इंटरनल मैटर है, आप दोनों एक दूसरे से ट्रेड करना चाहते हो, हू आर वी टू से नो? ओके। तो अब देखिए थोड़े दिन पहले फर्स्ट जो कंसर्न आया था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ रंगपुर बॉर्डर पे वहाँ पे जाके विजिट किया उन्होंने। फिर बाद में आपने देखा कि तीस्ता वाटर जिसको जो एग्रीमेंट था वो चाइना को दे दिया, तो वो भी रंगपुर बॉर्डर के पास आता है। फिर बाद में एक बात आई है कि जो चिकन नेक है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उसके 10 किलोमीटर दूर एक एयर स्ट्रिप है। उसको बता दिया है कि वो चाइना उसको डेवलप करेगा और उसको डेवलप करेगा एक पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी। तो वो भी ठीक है, भारत ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट भी नहीं किया। बट रेड लाइन तब क्रॉस हो गई थी जब चाइना जाके यूनुस ने वहाँ पे जाके बोल दिया वी आर द गार्डियंस ऑफ द इंडियन ओशन। अब आप सोचिए बांग्लादेश का एरिया अगर आप देखा जाए तो लैंडलॉक्ड है इंडिया से, एम्बेडेड है इंडिया में। इंडिया के बगैर वो कुछ कर भी नहीं सकता। और आपको मालूम है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी जो आज है वो भारत की वजह से है। 2009 में उनकी जो पर कैपिटा इनकम थी वो वाज अराउंड 700 यूएसडी और आज 2400 यूएसडी है। और पाकिस्तान की जो पर कैपिटा इनकम है वो 1400 यूएसडी के आसपास है। तो इनको समझना पड़ेगा कि भारत ने इनके डेवलपमेंट में बहुत हद तक ग्रोथ इनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, इनको मतलब ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटीज दी। थोड़े दिन पहले जब नेपाल ने बोला कि हमको इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश को भेजना है, उसका भी ग्रिड इंडिया के थ्रू हुआ है। इतने से फैसिलिटीज देने के बावजूद यूनेस को नहीं समझ में आया और वो चाइना जाके चाइना को अपनी लॉयल्टी दिखाने के चक्कर में उन्होंने रेड लाइन क्रॉस कर दी। आपने देखा कि बिम्स्टेक समिट में भी भारत से प्रधानमंत्री ने यही बोला था कि आप ये सब चीजें कीजिए। बट लग रहा था कि यूनुस की जो सरकार है, वो जो बांग्लादेश की इलेक्टेड सरकार भी नहीं है। उन्होंने बोला था कि 5-6 महीने में वो इलेक्शन कराएँगे, अभी वो बोल रहे हैं कि 2025 एंड या 26 में कराएँगे। तो कुछ क्लियर कट पॉलिसी नहीं है। तो अब लग रहा है कि भारत को कि एक रेड लाइन ड्रॉ कर दिया है, तो भारत ने क्या किया, आपको मालूम है ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बंद कर दी। अब बांग्लादेश, भूटान और नेपाल को माल नहीं बेच पाएगा। सेकंड, भारत ने एक ही चीज़ कर दिया कि आपके जो एक्सपोर्ट्स
दिल्ली एयरपोर्ट पे जाते थे हाई वैल्यू एक्सपोर्ट्स, वो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बंद हो गई है। ये तो सिर्फ एक छोटा-सा मेजर है, हमने कुछ ज़्यादा किया नहीं है और बाद में जैसे ही हमने मालूम पड़ा कि चाइनीज़ आर गेटिंग इन्वॉल्व्ड नियर द सिलीगुड़ी कॉरिडोर, हमने अपने रफाल साचीमरा बेस में भेज दिए, एस-400 सिस्टम भेज दिए, ड्रोन सिस्टम्स उधर तैनात किए कर रहे हैं। बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग बढ़ रही है, ओनली 800 किलोमीटर्स ऑफ बॉर्डर इज़ अनफेंस्ड और आपने देखा कि भारत के अंदर बांग्लादेश कितने बांग्लादेशी सिटीज़न्स हैं, उन सबको पकड़ा जा रहा है, उनको वापस भेजा जा रहा है। इनफैक्ट बताया जा रहा है कि बहुत सारे बांग्लादेशी जैसे आ रहे थे, वैसे वापस भी जा रहे हैं। तो भारत ने हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट ही किया है। बट कहीं न कहीं हमको लगता है कि आज ये जो इंटरिम एडवाइज़र है, ये भूल चुके हैं कि बांग्लादेश का जो बेनिफिट हो सकता है, भारत के साथ रहने से ही हो सकता है। आप बांग्लादेश की इकोनॉमी देख लीजिए, उनके अंदर उनके एक्सपोर्ट्स देख लीजिए, $50 बिलियन का एक्सपोर्ट है, उसमें भी 80 टू 85% उनका जो एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल सेक्टर है। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए कॉटन किधर से जाता है? इंडिया से जाता है। 2 से 3 दिन में उनको मिल जाता है कॉटन और आपको मालूम है कि ग्लोबल फर्म्स जो पहले 90 डेज़ उनको देते थे डिलीवरी टाइम ऑर्डर के, अभी 45 डेज़ कर दिया है। अब आप रॉ मटेरियल्स किधर से मँगाओगे? चाइना से मँगाओगे? पाकिस्तान से मँगाओगे? पॉसिबल नहीं है इतने टाइम पे। आपको जब चाहिए बंगाल से आप ले लेते हो, 3 दिन में आपके फैक्ट्रीज़ में पहुँच जाता है। और अभी तो हमने कॉटन एक्सपोर्ट बंद नहीं किया, अगर हम वो बंद कर देंगे तो बांग्लादेश में तो और भी हालत खराब हो जाएगी। अभी तो सिर्फ ये दिस इज़ जस्ट अ प्रिलिमिनरी मेजर और आपको मालूम है बांग्लादेश का टोटल एक्सपोर्ट्स है $50 बिलियन और उसके अंदर आप ए 85% इज़ टेक्सटाइल्स और टेक्सटाइल्स में भी आपको मालूम है कि अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने 37% टैरिफ लगा दिया है, जो कल रात को हटा दिया। फिर भी आप ये देखिए कि बांग्लादेश को ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भारत से उसको प्रॉब्लम हो। भारत के अंदर वो अपने रेडीमेड गारमेंट्स भी बेचता है, जूट भी बेचता है, उनकी फिश भी बेचता है। उसका एक रेडीमेड मार्केट है, हमने कभी उसके अंदर कोई नॉन टैरिफ बैरियर्स डाला नहीं है, जैसे सर्टिफिकेशन रखो, आप आप ये टेस्ट करवाओ, हमने वो सब मान्यता नहीं डाली है। तो फिर बांग्लादेश ने ये सब काम क्यों कर रहे हैं? वहाँ पे भारतीय फ्लैग को क्यों रिस्पेक्ट किया जा रहा है? जबकि उनकी क्रिएशन में इतने सारे लोग ये भारत आ गए थे कि हमको हमको वी हैड टू एक्ट, हमें कोई मज़ा नहीं आ रहा था। आई एम सॉरी मेरे थोड़ा नेट का मसला है, लेकिन मैं बात यहाँ पर ये कर रही थी क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी के पास जैमर लगे हुए हैं। तो मैं सवाल कर रही थी उमर सर से कि आप इस हवाले से क्या कहेंगे? इस मीटिंग में आईएसआई का भी ज़िक्र किया गया है कि पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश की सॉइल को अगेंस्ट इंडिया इस्तेमाल कर रहा है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि चिकन नेक पर एस-400 राफेल जेट्स को भी डिप्लॉय किया जाएगा क्योंकि पाकिस्तान की और चाइना की इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? जी, थैंक यू निम्रा, उमेश अग्रवाल साहब, बहुत शुक्रिया। आपने चंद ऐसे पॉइंट्स उठाए हैं जिनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और उम्मीद है आगे भी ऐसे सीखने को मिलेगा। आपने ज़िक्र किया कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने विज़िट किया बांग्लादेश का, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ नहीं थे, पाकिस्तान के आईएसआई चीफ थे, कोई अनऑफ़िशियल विज़िट नहीं था। ऑफ़िशियल विज़िट था और बांग्लादेश की तरफ से भी उनके जो जियो सिंह हैं, उनके जो आर्मी के सीनियर जो बंदे हैं, वो पाकिस्तान आ चुके हैं, पाकिस्तान के साथ उन्होंने बातचीत कर चुकी है और ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ। आपके सैम मानेकशॉ भी पाकिस्तान 1971 के बाद भी आते रहे। तो ये है कि ये 2 मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं बांग्लादेश के और पाकिस्तान के या बांग्लादेश और इंडिया के 1971 से पहले थे, 1950 के बाद ही शुरू हो गए थे, जैसा कि उनके खुद लीडर जो उस वक़्त शेख मुजीबुर रहमान साहब थे, उन्होंने आज़ादी के बाद एक इंटरव्यू दिया था, उसमें कहा था कि हम 1950 से हमारी ये कोशिश थी कि हम एक अलग मुल्क बनाएँ और उसमें उन्होंने मुक्ति मानी का भी नाम ज़िक्र किया था, जिसके बारे में आज हमारे दोस्त भारतीय जो हैं, इंडिया से जो हैं वो काफ़ी एन्जॉय करते हैं, इसे सेलिब्रेट करते हैं कि हमने मुक्ति बाहिनी बनाई बांग्लादेश के साथ मिलकर और फिर हमने पाकिस्तान को वहाँ पर शिकस्त दी। तो अब अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के हालात बेहतर हो रहे हैं, तो इसमें किसी को खराब नहीं लगना चाहिए। अब बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क है जो कि आज़ाद मुल्क है, पाकिस्तान से तो अलग हो चुका है। भारत ने हमेशा ये कोशिश की कि जब से शेख हसीना वाजिद की रेजीम थी या उससे पहले की जो रेजीम्स थी, उन्होंने कोशिश यही की रखी कि किसी तरह दबा कर रखा जाए, चाहे एक्सपोर्ट के नाम पे, इम्पोर्ट के नाम पे, चाहे मेडिकल वीज़ाज़ के नाम पे, या इस तरह के बेशुमार। और ये सिर्फ़ बांग्लादेश के साथ ही नहीं, इन्होंने अपने कुछ पड़ोसी और हैं, उनके साथ भी किया, जिसमें अगर नेपाल का नाम ना लिया जाए, तो वो गलत है और इस वक़्त अगर आप नेपाल की पब्लिक से पूछें, तो वो काफ़ी गुस्सा रखते हैं भारत के अगेंस्ट।
तो ये क्या रीज़न है कि बांग्लादेश भी आपसे नाराज़ है, नेपाल भी आपसे नाराज़ है और आपके जितने भी जो आपके बाउंड्री जिनके साथ लगती है, वो आपसे खफ़ा-खफ़ा रहते हैं। भारत की कुछ अच्छी बातें भी होंगी, ज़्यादा अच्छी बातें भी होंगी जिसमें वो आप जो है एक-दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात भी हैं। अब जो रीसेंट वाक़यात हुए हैं, मोहम्मद यूनुस ने आकर कोई गलत बात तो नहीं की। इंडिया की वो जो नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, ये जो चिकन नेक का एक छोटा-सा पैच है, वो लैंड लॉक्ड है। वो समुद्र टच नहीं कर रहे, उन्होंने इतनी-सी बात की और इन्हें इतना गुस्सा है कि हमारे मुल्क के बारे में एक छोटे से मुल्क का एक एडवाइज़र किस तरह बात कर सकता है। फिर उन्होंने फौरी तौर पर ये किया कि सबसे पहले उनके जो डेली बेसिस पे 7,000 वीज़ाज़ मिलते थे मेडिकल के, उसे 1,000 पे कट किया, एक सबक देने के लिए। अभी उमेश अग्रवाल साहब भी बात कर रहे थे और एक तरह की ये इनडायरेक्टली धमकी दे रहे थे कि हम तुम्हारी एक्सपोर्ट हमारी वजह से चलती है, तुम्हारा कॉटन हमारी वजह से जाता है, तुम्हारी फलानी चीज़ हमारी तरफ से जाती है, तो हम ये बंद कर देंगे। तो सर अगर आप ये बंद कर देंगे, तो क्या आपके और बांग्लादेश के जो हालात हैं वो बेहतर हो जाएँगे? क्या जो पब्लिक टू पब्लिक रिलेशन है, इस तरह करने से ठीक होगा या मज़ीद खराब होगा? अब हमेशा से 2 झूठ बोले जाते रहे हैं बांग्लादेश को लेकर, ये पाकिस्तान को लेकर। एक तो पाकिस्तान के बारे में ये कि पाकिस्तान में जी फ़ोर्स कन्वर्जन होती है और 1947 में इतने परसेंट जो थे 23% हिंदूज़ थे, अब वो कन्वर्ट हो के 2% पर रह गए हैं। दूसरा बांग्लादेश के बारे में ये कहा जाता रहा कि वहाँ पर इतने ज़ुल्म हुए, पाकिस्तानी अपनी बंदूकें छोड़कर भाग गए वगैरह-वगैरह। तो सैम मानेकशॉ के इंटरव्यूज़ अगर आप देखें जो उन उस वक़्त के इनके आर्मी चीफ़ थे और जिसे ये सैम बहादुर का नाम देते हैं। उन पर कुछ मूवीज़ भी आई हैं, उनके अगर आप इंटरव्यूज़ देखें, अब पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो सेपरेशन हुई है या एक नया मुल्क बना है, उसके पीछे क्या रीज़न्स थी? नंबर 1 पॉलिटिकल रीज़न्स थी, नंबर 2 ज़ुबान का मसला था। जो मेन रीज़न ये था कि पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना था इंडिया से बांग्लादेश, तो उन्हें 2000 किलोमीटर फ्लाई करके जाना था या समुद्र के थ्रू जाना था। बीच में पूरा एक हिंदुस्तान बसता था, फिर बांग्लादेश आता था और अगर आप सैम मानेकशॉ के इंटरव्यू सुने तो वो खुद ये कहते हैं, मैं आपको भेज भी दूँगा, आप अगर लगाना चाहें तो लगा दीजिएगा, कि 1:15 था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। यानी 15 भारतीय फौजी वर्सेस 1 पाकिस्तानी फौजी। प्लस वो जो डेमोग्राफी थी वो जो जियोग्राफी थी वहाँ की ऐसी थी कि यहाँ से पाकिस्तानी लड़ने के लिए गए हुए थे, बीच में कमक नहीं थी, यानी बीच में जो सप्लाई चेन थी वो बिल्कुल कट हो चुकी थी और उन्होंने खुद पाकिस्तान के चंद फौजियों के नाम लेकर कहा है और बाकायदा पाकिस्तान में आकर उन्होंने कहा है कि इन लोगों को अवार्ड दो, ये बहुत बहादुरी के साथ लड़े हैं और कोई चारा नहीं था इनका अदर देन सरेंडर या फिर ये सारे के सारे वाइप आउट हो जाते और बांग्लादेश का भी बहुत ज्यादा नुकसान होता। ये तो झूठ बोले जाते हैं। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं हिंदू जो कन्वर्जन के बारे में उसमें भी डिटेल में जा सकता हूँ, लेकिन शायद आप इंटेलेक्चुअल हैं, आपको इस बारे में बेहतर पता होगा। अब आते हैं मौजूदा जो सिनेरियो है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश या इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। अब मुझे ये बता दीजिए, आप कहते हैं कि हमने अरबों डॉलर जो हैं वो इन्वेस्ट किए हैं बांग्लादेश में। हमारी एक्सपोर्ट जो उनकी होती है 50 बिलियन है या 40 बिलियन है, वो 80-90% इंडिया की वजह से है। हमने तीस्ता नदी में बहुत इन्वेस्ट किया, हमने फलाने डैम में बहुत इन्वेस्ट किया, हमने अरबों डॉलर लगा दिए, लेकिन सर मुझे ये बता दीजिए कि वहाँ की आम पब्लिक आपसे नफ़रत क्यों करती है? कोई तो रीज़न्स होगी। बांग्लादेशियों से पूछें तो ये कहते हैं कि जब इनका दिल करता है डैम के पानी छोड़ देते हैं। आप लोग ये कहते हैं कि हमने डैम का पानी नहीं छोड़ा, ये फ़ॉल्स क्लेम है, वहाँ पर सैलाब जो है नेचुरल तौर पर आया है, जबकि सर पाकिस्तान में भी ऐसा ही होता है। ऐसे मौकों पर बगैर इत्तला दिए आप पानी छोड़ते हैं, आपका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ज़रूर है कि पाकिस्तान में काफ़ी नुकसान होता रहा है, तो हम ये समझेंगे कि आपने शायद वो छोड़ा है। हो सकता है ये गलत भी हो। उसके अलावा जो बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद के साथ जो किया गया या उसके वालिद के साथ जो उसके जो पुतलों को जलाया गया, वो तो उनका हीरो होना चाहिए था। वो तो उनका फाउंडिंग फादर होना चाहिए था, जिसके वो नोटों पर से नाम हटा रहे हैं, सिलेबस में से हटा रहे हैं। आखिर पाकिस्तान ने ये कुछ किया है, पाकिस्तान की आईएसआई ने किया है। अब दूसरी बात ये है कि अब आपके अपने बयानात इस बारे में नहीं मिलते। आपके जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, जिनमें बड़े-बड़े नाम अगर उठाकर देखें, उनमें एक नाम वो लेते हैं कि जी जो बाइडेन ने ये सारा खेल रचा है। अमेरिका की रिजीम ने ये किया है क्योंकि उन्हें एक कुकी लैंड चाहिए था या ज़ोलैंड चाहिए था, जिसमें म्यांमार का भी एरिया डालना था, जिसमें बांग्लादेश का और इंडिया का जो ये मणिपुर वगैरह है, ये डालकर एक नया मुल्क बनाना था। और उस मुल्क बनाने की वजह से उन्होंने शेख हसीना वाजिद से ये कहा और उसने नहीं माना तो उसकी रिजीम को चेंज कर दिया गया। आपके आधे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं,
वो इल्ज़ाम लगाते हैं पाकिस्तान की आईएसआई पर और साथ ही साथ चाइना पर। वो ये चाहते हैं कि चाइना ये चाहता था कि किसी तरह वो वाला जो बॉर्डर है वो एक्टिव हो, वहाँ पर कमज़ोर किया जा सके और इसी वजह से शेख हसीना वाजिद की रिजीम को वहाँ पर से चेंज किया गया। तो कहने का मकसद ये है कि अब अगर पब्लिक टू पब्लिक रिलेशन बेहतर बनाना चाहते हैं आप हमारे साथ भी बेहतर बनाना चाहते हैं और हल तो यही है। ये हल तो नहीं है कि आप एस-400 वहाँ पर डिप्लॉय कर दें। आपके एक मंत्री ने ये बयान दिया था कि पूरे बांग्लादेश के लिए तो हमारे 2 रफ़ाइल ही काफ़ी हैं। 2 रफ़ाइल काफ़ी हैं, तो फिर आपने एस-400 इतना एडवांस सिस्टम वहाँ पर क्यों लगाया? आपने पूरे-पूरे स्क्वाड्रन रफ़ाइल के क्यों लगा दिए? प्लस आप अपने इज़राइली मेड जो हैं, वो ड्रोन्स वहाँ पर क्यों तैनात कर रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह एग्रेशन बढ़ेगा, आपको पब्लिक के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, पब्लिक के साथ उनके दुःख सुनने पड़ेंगे, अपने सुनाने पड़ेंगे और एंड में जाकर फिर जब पब्लिक टू पब्लिक रिलेशन बेहतर होगा, पाकिस्तान हो, इंडिया हो या बांग्लादेश, इंडिया हो, जब हम आपस में कनेक्ट करके अच्छे तरीके से अमन की तरफ जाएँगे, बातचीत करेंगे, तो उसका एंड रिज़ल्ट ये निकलेगा कि अमन भी आएगा, खुशहाली भी होगी। आप यहाँ पे भी आएँगे और हम वहाँ पर भी जाएँगे। उमेश सर, क्या आप सर उमर की बातों से एग्री करते हैं? देखिए, मैंने बहुत डिस्कशन मैंने फैक्ट्स पे ऊपर ही बात की थी, मैंने डेटा दिया था। बट अब मैं थोड़े से रिबटल बोलना चाहूँगा। आप बोल रहे हैं कि भारत एक तरह से इंडिया बहुत ज़्यादा यूनिलैटरली पानी छोड़ता है, भारत के रिलेशंस उसके सारे नेबर्स के साथ खराब है। देखिए, लास्ट 2 साल पहले आपको मालूम है श्रीलंका में क्या हुआ था? राजपक्षे गवर्नमेंट जो थी, वहाँ से भाग गई थी और श्रीलंका एक तरह से डूब गया था कर्ज़ों में। भारत ने उस समय लाइन ऑफ क्रेडिट दी थी उन्हें और श्रीलंका का जो डेब्ट रीनेगोशिएशन हुआ था आईएमएफ के साथ, वो भारत ने उसमें अहम रोल प्ले किया था। अभी थोड़े दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी श्रीलंका गए थे और उधर आज जो उनके जो लीडरशिप है, वो बताया जाता है कि इट इज़ प्रो चाइना, वो कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट वैसे है। फिर भी उन्होंने भारत के साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया आफ्टर 1987। सेकंड मैं बोलता हूँ कि साल भर पहले मुज़ू ने जो मालदीव्स के राष्ट्रपति है, उनके मिनिस्टर्स ने, सब ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा यूज़ की थी और बायकॉट इंडिया कैंपेन चलाया था। उसका बैकलैश उनको सहना पड़ा। बाद में वो खुद आए इंडिया, इंडिया के साथ आके मिले ब प प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। उन्होंने बोला ये सब बंद करिए। फिर इंडिया आज भी उनको पैसे दे रहा है। एवरी ईयर बजट में कुछ न कुछ पैसे जाते हैं, कितने हैं मैं आपको बाद में डेटा भेज सकता हूँ। तो ये चीज़ मैं बता देता हूँ। कमिंग बैक टू नेपाल, नेपाल के अंदर जो ओली है वहाँ पे सरकार हर 6 महीने, 9 महीने बदलती रहती है। ओली इज़ अ नोन चाइनीज़ सिम्पैथाइज़र और किसी को पूछने की बात नहीं है। और आपने बोला कि हमने अपने ड्रोन्स लगा दिए, हमने इज़राइली ड्रोन्स लगा दिए। देखिए, बांग्लादेश ने भी टर्की से ड्रोन लिए हैं, वो भी बॉर्डर पे लगे हुए हैं। क्या ज़रूरत है आपको ड्रोन्स लगाने की? अगर युद्ध की स्थिति हुई तो 2 रफ़ाल काफ़ी है और अगर युद्ध की स्थिति बनती है, तो कहीं न कहीं आप ये देख सकते हैं कि चाइना भी इंटरवीन कर सकता है। तो वो जो मिलिट्री बिल्डअप है, वो बांग्लादेश के लिए नहीं किया है, वो किया है हमारे नॉर्थ ईस्ट को पूरा सिक्योर करने के लिए। और रही बात कन्वर्जन के लिए लेके तो मैंने बहुत बार देखा है कि पाकिस्तान में हर रोज़ बताया जाता है, ये मीडिया आर्टिकल्स आए हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, इट इज़ कमिंग इन द मेनस्ट्रीम मीडिया। दिन की 3 लड़कियाँ, हिंदू लड़कियों को अगवा किया जाता है, उनको जो वहाँ पे जो मियाँ मिट्टू है, उनका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि इंडियन मीडिया ने बहुत बार बोला है। Every day 3 Hindu girls are being abducted and they are getting married to men who are 60, 70, 80 year olds. तो मैं ये बहुत मैं दायरे में रख रहा था कि मैंने सबको ये समझा रहा था कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या है अगर आप इंडिया के साथ अलाइन होते हो तो। आपने उसको एक तरह से दूसरा ही एक आयाम दे दिया, कन्वर्जन, हीजोमोनिक पावर। भारत ने तो कुछ किया ही नहीं है अभी तक तो। भारत ने किसी को अटैक भी नहीं किया। अटैक हमेशा भारत के ऊपर हुआ है। किसने जैसे किसने बांग्लादेश के अंदर बोला था कि स्टूडेंट्स को कि आप इंडियन फ्लैग के ऊपर चल के जाइए? क्या भारत में आपने कभी देखा है कि पाकिस्तानी फ्लैग पे हम बोलते हैं कि लोगों को आप चल चल के जाइए? नहीं, कभी बांग्लादेश के बारे में बता दीजिए आप मुझे, कभी नहीं हुआ है। रिसेंट मेमोरी में तो हुआ ही नहीं है।
पुरानी बात मुझे मालूम नहीं, रिसेंट मेमोरी में तो हुआ ही नहीं। बट एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स उधर रहते हो। हम आपको ग्रांट देते हैं, हम आपको लाइन ऑफ क्रेडिट देते हैं, सॉफ्ट क्रेडिट देते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, आपके एक्सपोर्ट्स को सपोर्ट करते हैं। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक तरह से हमने वो प्रेफ़रेंसेस नहीं दिए ताकि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए। क्या हमारे पास हम वो फैसिलिटी हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को नहीं दे सकते क्या? अब देखिए, अब क्या हुआ है, इंटरनेशनली ऑर्डर्स आर कमिंग बैक टू इंडिया, उधर इंस्टेबिलिटी होने से। शेख हसीना से हटने से वहाँ की जो इकोनॉमी है, इट हैज़ गॉन इंटू अ टेलस्पिन। और जिस हिसाब से गारमेंट वर्कर्स को निकाले जा रहे हैं, ऑर्डर्स कम होते जा रहे हैं, उनकी जो बैंकिंग इवन मूडीज़ ने भी डाउनग्रेड किया है। और अभी हालत ऐसी है कि देखिए डोनाल्ड ट्रम्प ने भी बोल दिया कि बांग्लादेश को जो जो करना है, भारत कर लेगा। भारत ने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं। फर्स्ट उन्होंने किया है कि ट्रांसशिपमेंट रूट बंद किया है। और इसके दिस इज़ द मोस्ट बोलते हैं ना द रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, मतलब मैं बोलता हूँ इतना आपको भड़काने की कोशिश की गई कि भारत हमारे ऊपर वॉर वेज करे, फिर यही यूनुस जाके इंटरनेशनल मीडिया में जाके बोले कि भारत इज़ एक्टिंग एज़ अ हीजेमोनिक पावर, जो अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में हो रहा है। नहीं हुआ। आपके पाकिस्तान में ही देख लीजिए, पाकिस्तान में आपके सबसे पॉपुलर नेता हैं इमरान खान, उनको आपने बंद करके रखा है। और किस हिसाब से पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब हो रही है। कल ही मैंने सुना है कि $1 बिलियन का ट्रेज़री बिल्स यूएस, यूके और यूएई ने बेचा है। देखिए, ये आपको लीडरशिप ऐसी लेनी चाहिए जो इंस्पायरिंग कॉन्फिडेंस करे। शेख हसीना वो एक सिंबल था ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। इमरान खान इज़ अ सिंबल ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। लोगों को उनके ऊपर भरोसा है, इन्वेस्टर्स को भरोसा है। इकोनॉमिक जो बेनिफिट्स आते हैं वो इमीडिएट नज़र नहीं आते हैं। डेटा बताता है कि जो 2009 में बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम था 700, वो 2400 पहुँच गया है। हाउ वाज़ इट पॉसिबल? आप ये बताइए। मैं मैं सुनी-सुनाई बातों पे नहीं आना चाहता। मैं ये नहीं जानना चाहता कि आपने ये किया, हमने वो किया। आगे कैसे बढ़ सकते हैं वो देखिए। और भारत ने अभी तक तो कुछ किया ही नहीं है। भारत ने को तो मोदी जी को सबने गालियाँ दी है, वर्ल्ड ओवर। हमारे खुद के राजनेता गाली देते हैं, कुछ नहीं करते ना उनको। वो अपना काम कर रहे हैं। बस इतना ही बोल सर, आपने लाइन ऑफ क्रेडिट की बात की, बहुत अच्छी बात है। आपने डिफरेंट ममालिक को लाइन ऑफ क्रेडिट दिए हैं, लेकिन आपके ही इंटेलेक्चुअल जब पाकिस्तान को लाइन ऑफ क्रेडिट मिलता है या पाकिस्तान को सॉफ्ट लोन मिलता है, चाहे इन द फॉर्म ऑफ मनी हो या इन द फॉर्म ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, तो हम पर बड़ी तनकीद करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये तनकीद बनती नहीं है। सॉफ्ट लोन हो या आईएमएफ से हो या जिससे भी हो, हर मुल्क के ऊपर अपने-अपने जो हैं वो कर्ज़ाजात हैं। अमेरिका के ऊपर भी हैं, इंडिया के ऊपर भी हैं, पाकिस्तान के ऊपर भी हैं। फिर आपने मियाँ मिट्ठू का नाम लिया। तो यकीन माने मियाँ मिट्ठू का नाम मैंने आप भारतीयों की ज़ुबानी ही सुना है 1-2 बंदों को। फिर मैंने सर्च किया तो चंद केसेज़ मियाँ मिट्ठू के बारे में थे जो कन्वर्जन के आपने कहे हैं। लेकिन फिर जब ये केसेज़ जो है वो सामने आए उसके बाद जो है, पहले मैं आपको कन्वर्जन पे थोड़ा क्लियर कर दूँ कि आपकी तरफ से क्लेम होता है कि 23% जो है 1947 में थे और 2024-23 में जाकर ये 2% रह गए। अगर सर इसी की तरह 23% 25% में अगर जाते हैं, आपने कहा कि मैं फैक्ट्स पे बात करता हूँ, फिगर्स पे बात करता हूँ, तो फिगर्स ही बता दूँ आपको कि 23% जो थे ये 1941 में थे। क्यों 1947 में कोई सेंसस नहीं हुआ था। अंग्रेज़ों ने 1941 में सेंसस करवाया था जिसमें जो मौजूदा पाकिस्तान है और जो मौजूदा बांग्लादेश है, इसमें कुल जो है वो 23 टू 25% जो है वो हिंदूस थे। उसके बाद 1947 में सेंसस नहीं हुआ, माइग्रेशन हुई, मास माइग्रेशन हुई, मुस्लिम्स यहाँ पर आए, हिंदूज़ जो है वो इंडिया की तरफ गए। फिर 1951 में सेंसस हुआ, पाकिस्तान में हुआ और शायद इंडिया में भी हुआ। मैंने पाकिस्तान का देखा है, तो मेरे जो रिपोर्ट्स उसमें इंडिया का भी ज़िक्र था। तो अगर 1951 के सेंसस को देखा जाए तो पाकिस्तान में जो हिंदूज़ की आबादी थी, जो अभी मौजूदा पाकिस्तान है, वो 1.3% थी। यानी इतनी मास माइग्रेशन हुई और ये नहीं था कि जो 23% थे वो टोटली जो उस वक़्त का वेस्ट पाकिस्तान था उसमें से। फिर उसके बाद जो दोबारा सेंसस होता है 1981 में, जो 51 का सेंसस था उसमें 1.3% पाकिस्तान में थे, आप इसे गूगल भी कर सकते हैं। और जो बांग्लादेश है जो मौजूदा उसमें 23% थे या 24% थे और कलेक्टिवली इसे मिलाकर कोई 12 च 14% बनते थे होल पाकिस्तान में।
फिर आते हैं 1981 के जब बांग्लादेश अलग हो चुका, तो जब बांग्लादेश अलग हो गया तो वो 23% भी जो हिंदूज़ थे वो डेफ़िनेटली वो फिर वेस्ट पाकिस्तान में तो आने से रहे, वो वहीं उसमें रहे और बांग्लादेश में अभी भी मौजूद हैं। फिर 1981 का जो सेंसस हुआ तो बढ़कर 1.7 हुए और फिर 2023 का जो सेंसस हुआ है, जो रिसेंट है, उसमें तकरीबन 2.0 समथिंग परसेंट हिंदूज़ हैं। तो कन्वर्जन अगर जिस रेशियो से आप बता रहे हैं, उस रेशियो से तो माइनस में चली जाती है। या फिर अगर हमने इतने ज़्यादा मुस्लिम किए हैं, कन्वर्ट किए हैं, तो सर अगर अभी 23% देखें, तो ये तो सर करोड़ों में तादाद बनती है, तो इतने करोड़ कन्वर्ट होना कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं। तो होती है कन्वर्जन, डेफ़िनेटली होती है। मसला ये है कि मुस्लिम्स कम्युनिटी में हिंदू कम्युनिटी रहती है, आपस में स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, फिर शादियाँ कर लेते हैं। अगर फैमिलीज़ नहीं मानती तो फिर शादी कर लेते हैं। लड़के जो हैं वो लड़कियों के साथ शादी हो जाती है, तो फिर उसे कन्वर्जन का नाम दिया जाता है। फ़ोर्स कन्वर्जन के केसेस भी सामने आए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में ये लॉ पास हुआ कि कोई भी हिंदू लड़की या किसी भी माइनॉरिटी की या किसी भी अदर रिलिजन की अगर वो 18 ईयर्स से कम है, उसकी शादी होती है, तो उसे कलअदम तस्वुर किया जाएगा, उसे नहीं माना जाएगा। अगर 18 साल से ऊपर है, वो 19 साल की है या 18 साल और कुछ महीने की और वो मीडिया पर आकर ये सबके सामने कहती है कि मैंने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम में दाखिल हुई हूँ, तो फिर उसे एक्सेप्ट किया जाएगा। तीसरी बात आपने की ये कन होस होपफुली कि कन्वर्जन का कुछ थोड़ा-सा क्लियर हो जाएगा। आप इसे गूगल कर सकते हैं, एक-एक डेटा मैंने जो है वो पाकिस्तान की डिफरेंट वेबसाइट्स और यूएन की रिपोर्ट से उठाया है। नेक्स्ट आते हैं आपने कहा कि बांग्लादेश में जो है वो हिंदुस्तान का फ्लैग जो है उसे जलाया जाता रहा। इसकी रीज़न क्या है? सर इसकी कोर रीज़न पे अगर हम जाएँ, तो क्या वजह है कि बांग्लादेश जिसके बारे में आपने इतना कुछ कर दिया, आपने दुनिया को उलट-पुलट कर रख दिया, वो फिर भी आपसे नफ़रत क्यों करता है? वो उस शेख हसीना वाजिद ने कुछ तो किया होगा ना आपके लिए, कि वो जो 10-15 साल हुकूमत में 3 टर्म्स वो तीसरी टर्म में थी, वो अपनी हुकूमत चला रही थी, उसके खिलाफ इतना आउटरीच क्यों है? वहाँ की यूथ उससे नफ़रत क्यों करती है? और ऐसा क्या वजह है कि उसे स्ट्रेट फायर करवाने पड़े और 300-400 मासूम जो बांग्लादेशी स्टूडेंट्स हैं, उन्हें कत्ल करवाना पड़ा और उसको अब कत्ल तो करवाया ना उसने, आप तो ये मानते हैं कि उसने 300 लोगों को मिनिमम जो है वो मरवाया, इवन के जो आज़ाद ज़राए हैं, वो ज़्यादा कहते हैं। तो फिर आपने उसे पनाह क्यों दी है? उसने अगर कत्ल करवाए हैं, पूरा बांग्लादेश ये कह रहा है, अगर आप ये चाहते हैं कि बांग्लादेश के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हों, तो आप उसे अपने मुल्क में पनाह क्यों देते हैं? बांग्लादेशियों को सबसे बड़ा गुस्सा आपसे ये है, तो फिर इसी वजह से वो आपके झंडे जलाते हैं कि जिन लोगों ने हमें मारा है, कत्ल किया है, आप उन लोगों के साथ जो है वो ताल्लुकात बेहतर रखते हैं, आप उन्हें अपना स्टेट गेस्ट बनाकर रखते हैं। दूसरी बात पाकिस्तान के बारे में अगर मैं बात करूँ, इस वक़्त पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। कई बांग्लादेशी जर्नलिस्ट हैं जो मेरे दोस्त हैं, उनसे जब बात होती है तो वो बहुत प्यार दिखाते हैं हमें। ये पिछले दिनों पाकिस्तान की पहली बार मिठाइयाँ जब वहाँ पर पहुँची थीं, तो वहाँ पर रश लग गया था क्योंकि पाकिस्तान से हालाँकि वो आम नॉर्मल सी कोई मिठाइयाँ थी, रेवड़ियाँ वग़ैरह थी, हमारे इधर चकवाल शहर है वहाँ से गई थी। तो रश लग गया था कि पाकिस्तान से कोई चीज़ आई है। यानी इतना दूर रखा गया है, बीच में भारत का ये जो 2000 किलोमीटर का एरिया था, उसने हमें बांग्लादेश से इतना दूर रखा है कि अब जब बांग्लादेशियों को मौका मिला है पाकिस्तान के साथ ताल्लुक निभाने का, तो वो वीज़ाज़ भी फ्री कर रहे हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन भी दे रहे हैं, वो हमें खुले दिल से हमारी ट्रेड को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो हमसे असलहा भी डिफेंस इक्विपमेंट भी खरीद रहे हैं, वो पाकिस्तान में भी आ रहे हैं। तो कहीं सोचना ये है कि भारत से ऐसी क्या गलती हुई कि बांग्लादेश वो जिसके ऊपर उन्होंने अरबों रुपए लगा दिए, लौटा दिए, बिछा दिए, लेकिन फिर भी बांग्लादेश में जो पब्लिक टू पब्लिक कनेक्शन है, वो क्यों बिल्ड नहीं हो सका? क्या आपने सिर्फ़ हसीना वाजिद को ही इतना खिलाया-पिलाया कि उसने ये अपनी बायो प्रॉपर्टीज़ बना दी? या फिर वो जो आपका प्लान था कि बांग्लादेश के लोगों को खुशहाल करना है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाया? नेक्स्ट आपने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर बात की। सर पॉलिटिक्स में काफ़ी पीछे हैं हम आपसे, लेकिन अब आप भी हमारी तरफ आ रहे हैं। यानी जो-जो काम पाकिस्तान में होते हैं, जिस पर हम तनकीद करते हैं, अब आहिस्ता-आहिस्ता आप भी ईडी की रेडें बढ़वाने लग चुके हैं। कभी अरविंद केजरीवाल को अंदर करवाते हैं, कभी राहुल गांधी को सैरें करवाते हैं। तो वो जिस चीज़ पर आप हमारे ऊपर तनकीद किया करते थे ना, वो अब आहिस्ता-आहिस्ता आप हमारे नक्शे कदम पर चलना शुरू हो चुके हैं। यानी वो जो कल्ट फॉलोइंग और ये इस तरह के जो टर्म्स भी पाकिस्तानियों के लिए यूज़ होती थी, अब वो नरेंद्र मोदी साहब के लिए भी यूज़ होना शुरू हो चुकी हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप उस नहज पर नहीं पहुँचेंगे जहाँ पर पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात हैं, आप जल्दी समझ जाएँगे, सुधर जाएँगे क्योंकि उसके नुकसानात ज़्यादा हैं, फ़ायदे कम हैं। जी।
देखिए, सबसे पहले मैंने कन्वर्शन कभी उठाया नहीं, मैंने बोला एवरी डे 3 गर्ल्स, ठीक है? तो डेटा के हिसाब से 1000 से 1100 गर्ल्स का बोला था। मैंने कोई करोड़ों में फिगर नहीं दिया, वो आपने पूरा फिगर दिया, ठीक है, आपने बोल दिया, मैं उसको डिस्प्यूट करना ही है, मुझे उसके अंदर भी नहीं जाना है क्योंकि मैं फ्यूचर देखता हूँ, मैं पास्ट में बात करने से कोई मतलब नहीं है। प्रेज़ेंट में क्या गलती हो रही है, वो बता रहा हूँ और मियाँ मिट्ठू का नाम ऐसा है कि यूएस कांग्रेस में भी लिया गया। आप गूगल कर सकते हैं। सेकंड आप बोलते हैं जो सॉफ्ट लोन की बात किया जाता है, देखिए हमें कोई मतलब नहीं है पाकिस्तान किससे क्या ले। हमने तो ये चीज़ देख रहे हैं कि आप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो आपने बनाया है, जिसके अंदर आपने खुद ही देख लिया कि चाइना ने कुछ अराउंड ये जब स्टार्ट हुआ था 2015 में, $46 बिलियन डॉलर्स का था। अभी उसकी कॉस्टिंग बढ़ गई है 65 टू 70 आई डोंट नो, कोई 62 बोलता है, 65 बोलता है, कोई 70 बोलता है। इसमें भी बताया जाता है कि फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हुआ है, उसमें भी 25% ही अचीव हुआ है। और आप ये सोचिए चाइना ये एक तरह से चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान में, उसको डेब्ट क्यों बना रहा है? इसमें पाकिस्तानियों को क्या फ़ायदा होगा? वो बताइए। आ रहे हैं चाइनीज़ आ रहे हैं। राइट नाउ देयर आर अराउंड 30,000 चाइनीज़ वर्कर्स एंड इंजीनियर्स वर्किंग इन पाकिस्तान। आपके पास जो डेब्ट दिया जाता है सीपेक में, इट इज़ अबाउट द रेट्स ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक या वर्ल्ड बैंक या किसी से। उस डेब्ट को रख के आपने देखा है सिंध के 2 आइलैंड आपने ऑलरेडी चाइना को दे दिए हैं। पादरकोट आप देने वाले हो, ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट देने वाले हो। बलूचिस्तान में इतना प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गया उसके कारण। देखिए मैं इसमें ये नहीं चाहूँगा कि मैंने ये बोला, मैं तो सिर्फ़ आपको एक सिंपल सा चीज़ बताता हूँ, ये जो गुड्स जाएँगे, जाएँगे किधर? वो जाएगा चाइना। चाइना एक तरह से ट्रांज़िट रूट बना रहा है। तो पाकिस्तान को तो रॉयल्टी मिलनी चाहिए। हाउ कम द चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन कन्वर्टेड इंटू डेब्ट एंड पाकिस्तान इज़ बीइंग मेड टू पे फॉर इट? मैं तो ये आपको एक एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपकी ज़मीन है, मैं वहाँ पे आके एक रोड बनाता हूँ, मैं क्या करूँगा उसके लिए? मैं आपको रॉयल्टी दूँगा। आपको मालूम होगा 20 साल पहले हमने ईरान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन हमने सोचा था। उसके अंदर अभी एग्रीमेंट यही हुआ था, गूगल कर लीजिए। उसके अंदर बताया गया है कि पाक ईरान से इंडिया पाइपलाइन आएगी और पाकिस्तान को बेनिफिट मिलेगा एज़ अ ट्रांज़िट फीस। अब चाइना वही रोड बना रहा है, वही रेलवेज़ बना रहा है, वही पावर सब बना रहा है। ये फैसिलिटेट क्या करेगा? मूवमेंट ऑफ चाइनीज़ गुड्स व्हिच विल लैंड इन पाकिस्तान, इट विल गो टू ज़िंगजियांग प्रोविंस। तो पाकिस्तान को तो रेवेन्यू मिलना चाहिए। हाउ इट हैज़ बीन कन्वर्टेड टू डेब्ट? ये मैं पाकिस्तान के बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ। मैं कुछ मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। ये आप भी जानते हैं, ठीक है? सेकंड हम अगर एक-दूसरे के ऊपर बोलते रहेंगे कि शेख हसीना वाजिद ने जो किया है, ठीक है, वहाँ पे लेट इलेक्शंस हैपन, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन पॉपुलर है, कौन नहीं है, क्योंकि अभी जो बात आ रही है, जो मैं बहुत लोगों से सुन रहा हूँ, एक तरह से टेरर रेजिम चला रहे हैं यूनुस साहब। और रिगार्डिंग आपने बोला है कि अरविंद केजरीवाल को अंदर किया है, अरविंद केजरीवाल को छोड़ा भी गया है। एज़ बीइंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली वो जेल में भी रहे, वहाँ पे फंक्शनिंग भी किया और बाद में हार भी गए और वो छोड़ भी दिया। और राहुल गांधी के ऊपर तो कुछ किया ही नहीं है। राहुल गांधी किधर जाते हैं, हम तो कुछ बोलते ही नहीं है। राहुल गांधी जाते हैं, चाइनीज़ एनवॉय से मिलते हैं, कि हमको क्या मतलब है? हमको सब मालूम पड़ रहा है। इंडिया के अंदर लोग आके मोदी जी को पूरी गालियाँ देते हैं। पूरे स्वतंत्र है, हमने तो पूरा अलाउ किया कि आप जो बोलना है बोलिए। सारे मज़हब को सब प्रैक्टिसेस करने का पूरा अधिकार है। मुझे तो कुछ लग ही नहीं रहा है इंडिया में। और आप देख लीजिए क्यों बांग्लादेशी मुस्लिम्स भारत में आके काम कर रहे हैं, वो बांग्लादेश में क्यों नहीं रहते? हर जगह आप देखेंगे कि रोहिंग्यास पकड़े जा रहे हैं। क्यों? और मैं एक ही चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगा, मैं बहुत ज़्यादा मतलब तू-तू मैं-मैं में जाना नहीं चाहता। सिंपल सा चीज़ है कि हमें कोई मतलब ही नहीं है, आप दोनों अगर ट्रेड बढ़ाओ, कुछ भी करो, अच्छी बात है, पूरा करो, बट इंटरफियर मत करो। अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स इंडिया के बॉर्डर पे रखोगे, एयर स्ट्रिप बनाओगे, तो कहीं न कहीं रेड फ्लैग तो आएगा ही ना। तो हमने तो कुछ भी नहीं किया। देखिए अगस्त 5 से लेके अ, अप्रैल 8 या 9 तक क्या किया? कुछ भी नहीं किया हमने। ऊपर से नेपाल ने बोला था कि बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट किया था कि नेपाल से हमको पावर चाहिए, इसके लिए आप इंडियन ग्रिड दीजिए। इंडिया ने अलाउ किया। अदानी के पैसे नहीं दे रहे थे पहले, तो भारत ने अपनी बिजली काट ली, अभी वापस दे रहे हैं ना। क्यों दे रहे हो भाई? आप ही बोल रहे थे हम अदानी के कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे, बांग्लादेश को पूछ रहा हूँ, आपको नहीं। तो फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। आप पहले तो सीपेक का जवाब दीजिए, वो क्या है? ये दिस इज़ एन इकोनॉमिक कोलोनियलाइज़ेशन ऑफ पाकिस्तान।
पाकिस्तान की जीडीपी है $350 बिलियन की, अगर उसमें 70% डेब्ट अगर चाइनीज़ डेब्ट हो गया तो कब कहीं न कहीं आप अपने कहीं न कहीं तो आप अपनी सॉवरेनिटी खोल रहे हो। अल जज़ीरा का रिपोर्ट है कि पाकिस्तान इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पा रहा है, इसके लिए वो पाकिस्तानी गर्ल्स को भेज रहा है, वुमेन को भेज रहा है एज़ इंटरेस्ट पेमेंट्स। आप अभी गूगल कर सकते हैं। मैं इंडियन मीडिया का नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज़ फ्रॉम द अल जज़ीरा। और भी बात बोल सकता हूँ बट ठीक है, लेट अस कीप इट लिमिटेड टू द पॉइंट। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी बातें उठाई और गर्ल्स वाली बात शॉकिंग थी मेरे लिए। मैं चेक करूँगा अल जज़ीरा ने क्या रिपोर्ट की और ये ना हो कि उसके पीछे भी कोई भारतीय सहाफ़ी निकले। सर बहरहाल अल जज़ीरा कतर से ऑपरेट होता है जी मुझे और पता है। आपको जी मुझे पता है। हाँ, जी मुझे हाँ, पता तो है वहाँ उसमें बट पाकिस्तानी इसके अंदर सहाफ़ी भी लिखते हैं। हमेशा मैंने इसके लिए अल जज़ीरा कोट किया है। मैंने दूसरा उसमें पब्लिकेशन कोट पाकिस्तान ही नहीं किया है। इसके लिए उसमें बोल रहा हूँ उमर पाकिस्तानी साहब। सहाफ़ी भी लिखते हैं। सर उसमें पाकिस्तानी सहाफ़ी भी लिखते हैं। खैर ना मुझे कभी ये बात पता लगी है, शायद निम्रा ने भी कभी नहीं सुनी होगी पाकिस्तानी गर्ल्स भेजी हैं। इंडियंस क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान अपने गधे जो है वो बेचता है उन्हें, इससे आगे लड़कियों तक मैंने नहीं सुना। सर सीपैक की जो बात है, आपने कहा है कि पाकिस्तान को उसका क्या बेनिफिट हुआ है? मुझे तो बड़ा हुआ है। मैं अपने घर से निकलता हूँ तो मोटरवे पे चढ़ चढ़ जाता हूँ। और फिर मैं कराची तक मोटरवे पे जाता हूँ और मैं हूँ केपीके से बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ, मेरे साथ जीबी है और दूसरी तरफ मेरे साथ कश्मीर है। यानी मैं अगर जीबी से रोड पे चढ़ूँ तो मैं पाकिस्तान के एंड तक बगैर किसी इंटरप्शन के, किसी ट्रैफ़िक के पहुँच सकता हूँ। ये मुझे फ़ायदा हुआ है, अपनी ज़ात के तौर पर मैं कह रहा हूँ। पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ है? पाकिस्तान को होगा इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म में फ़ायदा। सीपैक अगर फ़ायदा ना होता तो आप लोग इतनी बातें ना करते। सीपैक के खिलाफ जो है वो इतनी कैम्पेन्स ना चलती, ये जो ब ब बलूचिस्तान में जितनी प्रॉक्सी वॉर चल रही है, इसके पीछे सीपैक ही है। अगर पाकिस्तान का फ़ायदा ना होता कोई तो, या पाकिस्तान डूब रहा होता तो फिर तो आप इसे मज़ीद जो है वो हमारे लिए और उछालते कि और करो, एक और सीपैक बनाओ, दूसरी तरफ से भी कट मारो और लेके जाओ। तो फ़ायदा होगा, इंशाल्लाह होगा। और दूसरा आपने कहा है कि डेब्ट ट्रैप में पाकिस्तान पड़ रहा है। बिल्कुल, पड़ रहा है। काफ़ी ज़्यादा हमारे ऊपर कर्ज़ाजात हैं, आईएमएफ के भी हैं। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो, अगर आप मूडीज़ की आपने ज़िक्र किया है तो उसमें देखें तो पाकिस्तान की ग्रेडिंग जो है वो अप हो रही है। और इंशाल्लाह कुछ सालों में हम फिर अपने पाँव पर दोबारा उसी तरह खड़े होंगे कि हमें आईएमएफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होप सो। और मुझे उम्मीद है कि आप भी इसके लिए मेरे लिए या हमारे लिए पाकिस्तानियों के लिए दुआगो होंगे, क्योंकि जिस तरह आप काफ़ी हमारे लिए दुआएँ करते रहे अपनी पूरी डिस्कशन में या हमारे बेनिफिट का सोचते रहे। तो सर सीपैक में जो है वो $65 बिलियन का है, उसमें उसका एक फ़ेज़ कंप्लीट हो चुका है, जो कि एक रोड है, एक मोटरवेज़ का जाल है, उसमें भी कुछ रहता है। लेकिन जिस तेज़ी से होना चाहिए था बिल्कुल वैसा नहीं हुआ, 25-30% काम हुआ है, अब उसमें इकोनॉमिक ज़ोन बनने हैं। इकोनॉमिक ज़ोन का काम हमारे एरिया में तो शुरू है, कुछ आगे चलकर भी एरियाज़ हैं जिनमें शुरू हो चुका है और होपफुली कि जल्द हो जाएगा। तो हमने इसकी रॉयल्टी पे करनी है, बिल्कुल पे करनी है उस वक़्त तक जब तक हम इसका जो कर्ज़ाजात हैं वो चाइना को हमें पे करनी चाहिए थी, लेकिन हम उसे वापस करेंगे क्योंकि अभी पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट जो है वो चाइना की है। तो इसमें हमारी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि इतने परसेंट जो है वो चाइना इन्वेस्ट करेगा तो फिर उसके बाद रॉयल्टी देगा, फिर और मैंने कुछ डिटेल में पढ़ा नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि फ़ायदा है पाकिस्तान का तो आपको मसाइल हैं। नेक्स्ट आते हैं, आपने बात की इंडियन मीडिया की या अल जज़ीरा की बात की, तो सर इंटरफेरेंस आप नहीं करते, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने कहा कि हम पास्ट में नहीं जाते, मैं तो इंटरफेयर नहीं करता। लेकिन सर आप नहीं करते, बाकी 99% किधर हैं? अगर आपको 100% में हम लें, आप अपना मीडिया उठाकर देखिए, आप अपना सोशल मीडिया देखिए, आप अपने अपने मंत्रियों के बयानात उठाकर देखिए, पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। शुक्र खुदा का बांग्लादेश से आपके साथ के कुछ वो काम शुरू हुआ है, हम लोगों की जान छूटी है, आप तो हर वक़्त पाकिस्तान, पाकिस्तान करते रहते हैं। हम तो पहले एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए देखते थे, फिर उसके बाद जो है वो हमें टीज़ करना शुरू हो गया, फिर अब हमें बुरा लगने लग गया है कि आप क्यों इतना पाकिस्तान, पाकिस्तान करते हैं? हम क्यों इतने इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए? क्या आपके अपने कोई मसाइल नहीं है? क्या सर आपके भारत के अंदर इतना अमन है, इतनी खुशहाली है? क्या वो 234 मिलियन जो पॉवर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, उनके बारे में बात नहीं होनी चाहिए? नहीं होती। आप इंडिया का मीडिया देख रहे हैं तो नहीं होती बात। 24 घंटे में 1 मिनट बात करना गरीबों के ऊपर, उनके मसाइल के ऊपर कोई बात करना नहीं है। आप
अपने जो मेन प्राइम टाइम के जो शोज़ हैं, उनके ऊपर बात कीजिए, आप मणिपुर के ऊपर बात कीजिए, आप नागालैंड पे बात कीजिए, आप खालिस्तान में जो सॉरी पंजाब में गलती से मुँह से खालिस्तान निकल गया है। पंजाब में आपके जो है वो कल एक धमाका हुआ है जहाँ पर खालिस्तान की तहरीक चल रही है। आपके कश्मीर के हालात, आपने लेपापोती जो कर रखी है, ऊपर से जो पर्दे डाल रखे हैं, इन्हें हटाकर अब पाकिस्तान के मीडिया में आप मुझे मैं चैलेंज करता हूँ आपको, आप पाकिस्तान की मीडिया के जितने भी मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, उन्हें खोलिए और उनका जायज़ा लीजिए, पूरे के पूरे चैनल्स खंगालिए, आपको कहाँ पर भारत की खबर मिलेगी। एक आध टिकर में नरेंद्र मोदी के बारे में कोई बात होगी कि नरेंद्र मोदी ने वहाँ विज़िट किया और पाकिस्तान का ज़िक्र किया। पाकिस्तान का ज़िक्र वो करेंगे तो पाकिस्तान में बात होगी। लेकिन जब हम आपको देखते हैं, आप तो पाकिस्तान में छोटा-सा एहतजाज होता है तो आपकी पूरा का पूरा मीडिया जो है वो उसे सिविल वॉर करार दे देता है, जी टैंक आ गए हैं, जी 111 ब्रिगेड आ गई है, जी ये हो गया, तबाही बर्बादी फिर गई है। तो सर, मेरे कहने का मकसद ये है कि मैं ये नहीं चाहता कि कुछ ऐसे बातें आपकी तरफ जाएँ कि आपको नागवार गुज़रें, लेकिन कहने का मकसद ये है कि हमें पब्लिक टू पब्लिक रिलेशन बेहतर करके सबसे पहले अपने मीडिया को लगाम देनी होगी। आप जैसे इंटेलेक्चुअल जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं, आपका निम्रा ने तारुफ इतना वो बड़ा करवाया कि मैं तो पहले ही घबरा गया था। आप जैसे लोगों को आगे बढ़कर ये करना पड़ेगा कि आप लोग जो आपके कॉन्टैक्ट में हैं, उन्हें समझाइए कि हम भी इंसान हैं, पाकिस्तान में बसने वाले भी इंसान हैं। लोग जो हैं आपस में वो एक ही जैसे हैं। मज़हब, रंग, नस्ल बिल्कुल चेंज है, लेकिन हम लोग इंसान एक ही हैं। हमें आपस में डिबेट करनी चाहिए, हमें एक-दूसरे का एहतराम करना चाहिए, हमें मीडिया पर बैठकर गालियाँ नहीं देनी चाहिए। हमें जिस तरह आपने बातें की हैं, इस तरह के फेसेस अगर सामने आएँगे, सॉफ्ट फेसेस सामने आएँगे, सॉफ्ट बातें करेंगे, हमारे दिलों के अंदर जो कुदूरतें हैं, जो एक-दूसरे के लिए नफ़रतें हैं, वो मिट जाएँगी। अब बांग्लादेश में आपने इतनी इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो नफ़रत खत्म हुई कि नहीं? कैसे वो हमें गले लगा रहे हैं? तो एक टाइम आएगा कि जो आपके ऊपर आपके जो हिंदुत्व के जो लीडर्स हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी खत्म होगी। कोई प्रोग्रेसिव लीडर आएगा, कोई ऐसा लीडर आएगा जो कि सिर्फ़ हिंदुओं का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का सोचेगा, फिर उसके बाद पाकिस्तान का भी सोचेगा, फिर आपस में हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, तो फिर हम जो हैं वो एक प्रोग्रेसिव नेशन ही नहीं, एक प्रोग्रेसिव रीजन बन जाएँगे। देखिए, मैंने कभी पाकिस्तान के इंटरनल सिचुएशन के बारे में कुछ बोला नहीं। आपने मणिपुर छेड़ दिया, पंजाब छेड़ दिया, तो आप देख लीजिए आपके बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। आपके कराची में सिंधु देश लिबरेशन आर्मी क्या कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में क्या बॉर्डर सर, पे हो रहा आपकी है। आवाज़ बहुत कम आ रही है। देखिए, मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ कि आपने मणिपुर की बात की, आपने पंजाब की बात की। मैं सिर्फ एक ही पूछ रहा हूँ, मैंने कभी पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज के बारे में ज्यादा बात ही नहीं किया। आप ये देख लीजिए सर मैं बलूचिस्तान में क्या। वन सेकेंड, मैं जब आप बोल रहे थे, मैंने 1 मिनट भी ठीक नहीं है, बोला ठीक। था। मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ। बलूचिस्तान में आपने क्या किया हो रहा है वो आप देख रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्या कर रही है वो आपको मालूम पड़ रहा है। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, छोड़ दीजिए। सेकेंड है खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है वो आप देख लीजिए। वहां पे बात हो रही है ग्रेटर अफगानिस्तान की। और सेकेंड थर्ड देख लीजिए सिंधु देश लिबरेशन आर्मी, वो भी खड़ी हो गई है पाकिस्तान स्टेट के हिसाब से। बोला जाता है कि पाकिस्तान में पंजाब के लोगों का वर्चस्व ज्यादा है। और रही बात भारत के, जो आप बोलते हैं कि मार्जिनलाइज सेक्शंस को हम प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, आपको बता देता हूं कि 80 करोड़ लोगों को भारत में फ्री में आज भी राशन दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना दी जा रही है, उज्ज्वला स्कीम दिया जा रहा है, एलपीजी गैस दिया जा रहा है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि हम ये बोलते हैं कि सिर्फ हिंदूज यूज कर सकते हैं। आप बोल रहे हैं कि हमारे हिंदूवादी लीडर्स, उसमें मुसलमान भी यूज कर रहे हैं। और भारत की अगर आप मुस्लिम पॉपुलेशन देखें, इट इज अराउंड 18 to 20%। पर जो बेनिफिट्स मिलता है वो लेते हैं मुस्लिम्स इन इंडिया, इट इज अराउंड 30%। ये डेटा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको भेज दूंगा। और रही बात, आपने जो बात की है कि भारत बहुत ज्यादा फिक्सेटेड है पाकिस्तान से, सीरियसली स्पीकिंग हम लोग कोई फिक्सेटेड नहीं है। हमें कोई मतलब नहीं है। इनफैक्ट मैं तो यह तक बोलता हूँ कि आप अपने अंदर रहिए, आप जिससे साथ रिश्ता बढ़ाना है बढ़ाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इंटरनल अफेयर्स में आप इंटरफेयर मत करिए ना। जो है स्टेटस को मेंटेन करिए। पहले वहां पे बात, पहले तो वो तो करिए आप, वो तो आप करते नहीं हो। आप कश्मीर में लोगों को भेजते हो, टेररिस्ट को भेजते हो, क्यों जरूरत है, क्या बात की जरूरत है। और आज उधर खुशहाली आ चुकी है, कश्मीर में आप देख रहे हैं कि कैसे टूरिज्म बढ़ रहा है।
कश्मीर में लोग जनता जिस हिसाब से पोलिंग हुई है, ओवरवेलमिंग पोलिंग हुई है। और अभी तो बात यहाँ तक आ रही है कि इंडियन मीडिया में रिपोर्ट किया जा रहा है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग भारत के अंदर विलय चाहते हैं। उन्होंने इतना डेवलपमेंट देख लिया है कि दे आर थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग द इंडियन यूनियन। इंडिया कश्मीर में 1,20,000 करोड़ इन्वेस्ट करता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 15 to 16 बिलियन डॉलर्स। आप $7 बिलियन के लिए IMF से एड मांग रहे हैं। सर यही डिफरेंस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अगर आपको लगता है कि भारतीय जो हिंदूवादी लीडर्स है वो अगर इतना ही ज्यादा कर रहे हैं तो मालदीव्स को क्यों एड दे रहे हैं, आप ये बताइए। चलिए श्रीलंका को हम दे रहे हैं, बुद्धिस्ट आप बोल सकते हो, मालदीव्स को क्यों दे रहे हैं? बांग्लादेश ने कितने दिनों से हमारे साथ वो कर रहे हैं, हमारे को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी नहीं किया हमने, उसके बावजूद भी आज भी उनको ग्रांट्स जा रहे हैं। उनको हम ट्रांसशिपमेंट रूट दे रहे थे, अपनी इंडस्ट्री को खत्म करके उनको दे रहे थे। कौन करता है ये? मैं इसके लिए बोल रहा हूं, अगर आप इल्जाम और इल्जाम के अंदर रहते रहेंगे तो ऐसे ही चलता रहेगा। द बेस्ट पॉइंट इज स्टॉप इंटरफियरिंग। जो है पहले उसको कूल डाउन होने दीजिए। आप हमके ऊपर कुछ बोलेंगे, हम आपके ऊपर कुछ बोलेंगे, और फिर मुझे आपको लिंक्स भेजने पड़ेंगे। फिर आप बोलोगे कि शायद ये इंडिया प्रोपेगेंडा है, फिर हम वापस उसके ऊपर वापस बात करेंगे। इट इज अ नो पॉइंट ऑफ रिटर्न। आपको भी मालूम है कि चाइनीज इंजीनियर उधर आने की जरूरत नहीं है। क्या पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है? क्या पाकिस्तान मजदूर काम नहीं कर सकते सीपेक में? मेरे को ये बताइए पहले। व्हाई डू यू नीड चाइनीज इंजीनियर्स? व्हाई कांट पाकिस्तानी इंजीनियर्स डू इट? मुझे मालूम है 1965 to 1970 में पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत भारत से अच्छी थी। आज क्या हुआ आप देख लीजिए। हमसे अगर दुश्मनी करके फायदा नुकसान पाकिस्तान को ही हुआ है, और वैसे ही होता जाएगा। सिंपल है, और कुछ भी नहीं है। आप हिस्ट्री देखेंगे, डेटा देखेंगे तो वही बताएगा। चलिए हम कुछ भी बोल सकते हैं अभी, बट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और आगे की जनरेशन जब देखेगी ये पॉडकास्ट, उनको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। सर आपने ना सीपेक का जिक्र किया है, तो अच्छा किया है क्योंकि पहले मैं भूल गया था। सर सीपेक में ना चाइनीज इंजीनियर जरूर हैं, लेकिन पाकिस्तान के भी इंजीनियर हैं। मैं खुद जियोलॉजिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, और मैंने सीपेक पे काम भी किया। सीपेक का एक प्रोजेक्ट था हमारे बिल्कुल करीब ही, सुखी कनारी एक हाइड्रो प्रोजेक्ट था। उसमें मैं एज ए इंजीनियर काम भी कर चुका हूँ, और वहाँ पर 95% जो है वो पाकिस्तानी काम करते हैं, इंजीनियर्स हों या लेबर्स। तो ये मैं कह रहा हूँ ना, आपने अभी भी इंडियन मीडिया को कोट किया है कोई एक बात करके कि POK में जो आप कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, कि वहाँ के लोग जो हैं वो चाहते हैं कि भारत के साथ क्योंकि डेवलपमेंट बड़ी हो गई है, भारतीय चांद पर पहुंच गए हैं, तो इन सबको भी चांद पर लेकर जाएंगे। तो सर मैं आपको यही कहता हूँ कि आप इंडियन मीडिया को कोशिश करें कि कोर्ट ना किया कीजिए, क्योंकि उसमें इतना वो फैब्रिकेटेड न्यूज, और वो बॉलीवुड है आपका इंडियन मीडिया। कौन सा मीडिया है जिन्होंने VFX का इस्तेमाल किया है? कोई दूसरा मीडिया आपने देखे, जहाज इधर से आ रहा है, एंकर के कान के पास से ऐसे यूं करके टर्न लेता है और जाता है, और इधर बैठे हुए हमारा जो है वो दिल धड़कता है कि जहाज कहीं उसके सर में बच ना जाए। तो ये आपका इंडियन मीडिया एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। मीडिया वो होता है जिसे फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट कहते हैं। वो होता है जो कि अवाम के मसाइल को उठाकर लेजिस्लेटर तक या जो हमारे रूलर्स हैं उन तक पहुंचाए। आपका मीडिया ये काम तो कर नहीं रहा। आपका मीडिया जैसे गोदी मीडिया, हमने तो नहीं नाम दिया ना, आपके ही लोगों ने नाम दिया। वो गोदी मीडिया जो कुछ कर रहा है वो पूरी दुनिया के सामने है, और मुकम्मल तौर पर वो नरेंद्र मोदी के एक शहर में मुब्तला है, एक कल्ट बन चुका है वो। तो सर ये आपने कुछ बातें की, और साथ आपने कहा कि आप 80 करोड़ भारतीयों को राशन देते हैं। 80 करोड़ तो आधे से भी ज्यादा बनता है। अगर आप 80 करोड़ लोगों को सिर्फ राशन देते हैं तो ये बहुत मसाइल की बात है, ये कोई फखर की बात नहीं है। मसला इसलिए है कि हमने जब चंद परसेंट लोगों को, सर मैं क्लियर कर दूं, हमने चंद परसेंट लोगों को जब राशन बांटा था ना और उसकी वीडियोस वायरल हुई, तो हमें उसके बाद से आपने भिखारी भिखारी कहना शुरू कर दिया था। लेकिन जब आपके 80 करोड़ लाइनों में लगते हैं 5 किलो गेहूं के लिए, तो अच्छा हमें भी नहीं लगता, लेकिन हम भिखारी नहीं कहेंगे आपको, क्योंकि
मसले का हल ये नहीं है कि 5 किलो आटा किसी को या 5 किलो गेहूँ दे दिए, 80 करोड़ फिर उसे कह दिया और फिर उस पर फ़ख्र किया, ये फ़ख्र की बात नहीं है। मसले का हल ये है कि उसे 5 किलो गेहूँ की ज़रूरत क्यों पड़ी है हुकूमत के लिए लाइनों में लगने के लिए? या पाकिस्तान में 20 किलो आटा जो है उसे लेने के लिए से बहुत सारे और भी बेनिफिट्स है। अगर आप चाहें तो बताइए। नहीं देने चाहिए। नहीं, आपको नेक्स्ट टाइम पूरा बताता हूँ, क्योंकि आपने सिर्फ सिंगल आउट गेहूं को किया है और आपने इमरान खान का क्वेश्चन को कंप्लीटली डॉज कर दिया है। ठीक है, आप यू आर अ वेरी एक्सपर्ट इन डॉजिंग। आप पूरा ब्लेम हम इंडियन मीडिया पे डाल रहे हैं। मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान मीडिया बहुत ही अच्छा है। मियाँ मीटू तो रहता ही नहीं है पाकिस्तान में। ठीक है, सब बढ़िया बात है। सर वहां पर यति नरसिंह सरस्वती भी रहता है। ब्लेम गेम चलती रहेगी पर सर थैंक यू वेरी मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह आगे भी गपशप करेंगे। बहुत कुछ सीखा आपसे। मैं आपसे बहुत जूनियर हूँ इन टर्म ऑफ जर्नलिज्म हो या वटेवर जो भी हो। मेरी किसी भी बात को आपने बुरा नहीं मानाना। आपको अगर कोई ऐसे वर्ड निकले हो तो सर सॉरी। देखिए, मैं यहाँ पे मैंने कोई भी बात ऐसी नहीं की है जिसमें आग में घी डालने वाली बात होती है। वो काम किया ही नहीं है। ऊपर से सिर्फ मैंने फैक्ट्स के ऊपर बात किया है और जो भी मैं बोल रहा हूँ इट हैज बीन कोटेड इन इंटरनेशनल मीडिया। इंडियन मीडिया भी नहीं है। मैंने अल जज़ीरा का लिंक्स मैं निम्रा जी को भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। अब आप देख लीजिए कौन सा जर्नलिस्ट ने लिखा है, क्या लिखा है, आप उसकी तहकीकात कर सकते हैं। और मेरा हिसाब से मेरा क्या मानना है कि जब आपकी कंट्री में कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको डेप नहीं बनाया जाता, आप उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं देते। और आपको अगर फाइनेंस करना है तो आप एशियन डेवलपमेंट बैंक में जा सकते हो या किधर और भी जा सकते हो। इंटरेस्ट रेट है 6.25%। आप इसको डिस्प्यूट करेंगे मुझे मालूम है, बट बस इतना ही बोलूंगा। आप भी समझदार है, मैं भी समझदार हूँ। कैमरा भी इतना ही बात कर सकते हैं। ठीक है ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।